आज हमारे प्रोग्राम एक दस्तक में मेरे मेहमान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो लेजेंड हैं जिनके फ़न का कोई सानी नहीं। वो ऐसे तख्लीकार हैं जो सदियों में पैदा होते हैं। शायद पाकिस्तान की ये फिल्म इंडस्ट्री इस शख्सियत के बग़ैर कामयाब ना हो सकती, जिन्होंने 300 से ज़्यादा फ़िल्मों की एडिटिंग की और उनको उनकी इन खिदमात के सिलसिले में बेशुमार पाकिस्तान के कौमी अवार्ड से नवाजा गया। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के उन तल्ख हक़ाइक़ के बारे में और उनकी ज़िंदगी के अरूज व ज़वाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी जाए पैदाइश किस जगह पे हुई? मेरी जाए पैदाइश जो है वो लाहौर है, और लाहौर का एक इलाका है मुजंग, वहाँ मैं पैदा हुआ था। किस सन में पैदा हुए? मैं पैदा हुआ जनाब 1952 में, 27/10/1952। तो आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की? स्टार्ट की जो 2-3 साल तो थे वो तो मैंने 5-6 साल तक तो मैं लाहौर में पढ़ा हूँ। मुजंग चुंगी पे एक स्कूल है, अदबिस्तान सूफिया, समझे। मैं प्रेप में वहाँ पे था। फिर उसके बाद कराची शिफ्टिंग के बाद फिर कराची में भी कुछ मैंने एजुकेशन हासिल की। फिर वहाँ मैं पढ़ा हूँ 8 तक, और 9वीं और 10वीं का जो इम्तिहान था वो मैंने फिर लाहौर से दिया। और 10वीं के आगे मैं पढ़ ही नहीं सका, फिर हालात ही ऐसे थे। कोई ऐसी शरारतें जो स्कूल टाइम की याद आती हों, या वालिदैन से जो डांट पड़ी हो, उस हवाले से? कैसे स्टूडेंट होते थे स्कूल के अंदर आप? स्टूडेंट मैं बड़ा, मैं अब अपने मुंह से कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता कि मैं बड़ा ज़हीन था, और ज़हीन था, और मैं सिर्फ ना मैथ में कमज़ोर था बड़ा। और ज़हीन था तो मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। अगर मैं ज़हीन ना होता तो फिर बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि जिस फील्ड में मैं आया था वहाँ जहानत बड़ी ज़रूरी है। शरारत एक दफ़ा स्कूल में ही कर दी थी, महंगाई के ख़िलाफ़। उस वक्त स्कूल, उस टाइम भी महंगाई होती थी सर? जी, उस वक्त ग़ालिबन अयूब खान का दौर था वो। और सुनने में आया था कि कोई चीनी की जो कीमत थी वो पता नहीं कोई 4 आने या 8 आने हो गई थी, बढ़ गई थी। तो तमाम जगह ना स्ट्राइक हो गई थी। तो मैंने भी अपने क्लास के सारे बच्चों को करके ना स्ट्राइक कर दी, बल्कि उसने स्कूल ही बंद करा दिया। उसके फिर दूसरे तीसरे दिन मुझे उसकी सज़ा भी मिली, लेकिन यही शरारत समझ लें कि मैंने भी ज़्यादा की है, और अदरवाइज कोई नहीं। माँ बाप से डांट, जैसे शरारती बच्चे होते हैं उन्हें डांट पड़ती है माँ बाप से, कोई घर में शरारती थे? आपके जो फेस देखने में लगता है तो बड़े सीरियस से लगते हैं, घर में भी ऐसे ही होते हैं आप? घर में भी है, बिल्कुल ऐसे ही हूँ। कोई इतना यानी कि शरारत वाला काम तो कोई कुछ नहीं है। क्योंकि दरअसल मैं जब 9th में आया ना जी, तो मैं उस वक्त से ही मेरी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए मेरी वालिदा को, उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने मुझे वो जो शरारतों वाली जो उम्र थी ना, उसके अंदर ही मुझे उन्होंने एडिटिंग में दाखिल कर दिया कि कहीं ये वो बड़ी ख़तरनाक सी उम्र होती है। बिल्कुल ऐसे। इसी वजह से मैं एडिटिंग के शोबे में भी आया। हालांकि मुझे उससे पहले कोई नहीं पता था कि एडिटिंग का क्या शोबा है, क्या काम है। ये एक आम सा एक 8वीं 9वीं जमात का जो एक तालिब इल्म होता है। तो लेकिन उसका ये है कि मेरा एक भाई यहाँ एडिटर था, कज़न मेरा, मामू का बेटा, रहमत अली उनका नाम था, और उनका अपने ज़माने में बड़े यानी कि नामवर एडिटर थे।
उन्होंने कहा, मेरी वालदा ने जब उन्हें कहा कि ये स्कूल से आके गए इधर सज्जे खबे मुनिया जना खराब ना हो खराब जाए। ना हो जाए, तो कहता जब ये स्कूल से आया करे ना तो इसको आप मेरे पास भेज देंगे। इस तरह मेरी जनाब स्टूडियो आने की इब्तिदा शुरू हुई। सर यहाँ पे बात काट रहा हूँ आपकी, तो आपसे ये पूछना था आपकी फैमिली के सुना है कि कोई आपके मामू थे जो फिल्म इंडस्ट्री की लाइन में थे, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, मेरे 2 मामू यहाँ एज ए एक्टर काम करते थे। एक अजमल खान साहब जिन्होंने बड़ा नाम कमाया और कैदों में उनका कोई सानी नहीं है, कैदों बिल्कुल बनने ऐसे में। ही है। और उसके बाद जो मेरे छोटे मामू थे अकमल खान, वो भी पंजाबी फिल्मों के दिलीप कुमार कहलाए। और हमें तो बड़ा फ़ख्र है कि जनाब। तो सर जब आप इस फील्ड में आए, उन्होंने कुछ सपोर्ट की आपको एडिटिंग के शोबे में, या शफकत वाला हाथ आपके सर पे रखा हो? मैं जब इस शोबे में आया हूँ तो उस वक्त अकमल खान की तो वफ़ात हो चुकी थी 67 में, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ 68 में। और शायद अगर वो ज़िंदा होते तो मैं ना आता, क्योंकि वो मुझे कहते थे कि यार तू पढ़। लेकिन उसके बाद वो अचानक ही एक जवानी में उनका इंतकाल हो गया, तो मैं बस इधर आ गया। फिर वो हमारे को हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। तो आपसे ये पूछना है सर, स्कूल लाइफ के अंदर जब आपने एजुकेशन को स्टार्ट किया, कोई अफेयर हुआ हो, को अच्छा लगा हो दिल को स्कूल लाइफ में? सर स्कूल लाइफ में तो आपको पता है कि मैं ये कहूँ कि नहीं हुआ तो ये भी गलत है। हुए भी हैं, 1-2 हुए भी हैं, लेकिन इतने कोई लंबे अरसे तक नहीं चले, क्योंकि मैं बड़ी कम उम्री में ही आ गया था इधर। अब आप बताएं ना कि 9th में मैंने स्टूडियो ज्वाइन कर दिया। सर एडिटिंग के शोबे में जब आप आए तो क्या मुश्किलात दरपेश आई आपको सर? मुश्किलात तो यही थी। एक तो क्योंकि मैं स्कूल से जब मुझे छुट्टी होती थी उस वक्त आके मैंने खाना वाना खाना, उसके बाद मैंने स्टूडियो आ जाना। और यहाँ से फिर 8-9-10 बजे के करीब छुट्टी मिलती थी, घर जाके सो जाना या थोड़ा बहुत पढ़ लेना। बस ये एक रूटीन यानी कि चल रही थी। तो मुश्किलात तो थी, आने जाने की उससे बड़ी मुश्किलात थी। एक बात सुनने में आई है सर कि जब भी आप इस फील्ड में आते हैं, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री की सीन में आते हैं, इस फील्ड में आते हैं, तो अक्सर चाय पिलानी पड़ती है, लोगों के काम करने पड़ते हैं। काम सीखने के लिए लोग ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं आया एडिटिंग में आया तो एक तो मेरा जो कज़न जो था, मामूजा भाई जो था, वो एडिटर था। तो लेकिन काम सीखने के लिए ना जी, ये सारा काम करना पड़ता है, आपने भी चाहे किया? कोई भी हो। आपने किया सर? मैंने ये हो सकता है किया हो, कोई याद ना हो, लेकिन कोई यानी कि ख़ास मुझ पर वो नहीं हुआ। मैंने बड़ी यानी कि उस वक्त भी यानी कि बड़ी मुशक्क़त से काम किया। बल्कि मैं जिस वक्त आया उस वक्त फिल्म बन रही थी साइका और ताजमहल। तो ताजमहल की डबिंग हो रही थी और गालिबन वो मई जून के महीने थे। तो अब और डबिंग का सिस्टम उस वक्त ये था कि वो एक सर्कल सा बन जाता था फिल्म का, वो प्रोजेक्टर में लग जाता था और वो बाज़ एक शॉट का वो बनता था। तो वो इतने लंबे होते थे कि वो केबिन से बाहर निकलना पड़ता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सख्त गर्मी में उस फिल्म को पकड़ के यूँ यानी कि खड़ा होता था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक एक्टर थे MD शेख, वो मेरे पास से गुजरे, कहते यार तू बीमार हो जाएगा।
और यकीन करें मुझे उसके बाद मुझे टाइफाइड हो गया। सर एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि इस फील्ड में आपके उस्ताद, जो आपने फर्स्ट एडिटिंग की वो मूवी की, उसके जो आपके उस्ताद थे उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? वो मैंने बताया ना आपको कि वो मेरा एडिटिंग के कज़न बारे था, और स्टार्ट मैंने यानी कि उन्हीं से लिया। लेकिन मेरे जो असल उस्ताद हैं वो हैं ए सईद, ये सही। अहमद जोशी साहब के वो भतीजे थे। तो मैंने ज़्यादातर काम ना उन्हीं से सीखा है। ए सईद हो गए, और उनके उस्ताद हो गए इकबाल अख्तर साहब, उनके पास काम किया। अकील ख़ान साहब के पास गया मैंने, यानी कि काफ़ी। बल्कि ए सईद के उस्ताद थे इकबाल अख्तर, उनके जो उस्ताद थे हसनैन साहब, मैंने उनके साथ भी यानी कि काम किया। तो तकरीबन बेशुमार लोगों के साथ काम किया, लेकिन असल में मेरे उस्ताद जो हैं वो ए सईद हैं। तो और उनको भी बड़ा फ़ख्र था कि यार मैंने भी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा शागिर्द नहीं बनाए, और वो भी बड़े फ़ख्र से कहते देखो मेरा एक ही मेरा शागिर्द है और देखो उसका कैसा नाम है, और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है। सर पहली मूवी किस एज में एडिट किया आपने? मुझे देखें, सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट चांस जो दिया वो मुझे दिया बदर मुनीर साहब ने। वो मैंने एक पश्तो फिल्म एडिट की थी, वो भी इसलिए कि वो उससे पहले वो देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त चांस ही मिलता है जब अगला आदमी देखता ना कि इसके अंदर यार ये एक स्पार्क है। वो खाली एडिटिंग का शोबा नहीं, वो आप चाहे डायरेक्शन में चले जाएं, चाहे आप कैमरामैन चले जाएं, जिस मर्ज़ी शोबे में चले जाएं, अगर आपके अंदर दूसरे बंदे को आपके अंदर कोई पोटेंशियल नज़र आएगी, फिर ही आपको चांस मिलेगा। अब ये आपका काम है कि अगर आपको जब चांस मिला है तो आप उसको कैसा अवेल करते हैं। सामने मंजिल थी पीछे उसकी आवाज, रुकता तो सफर जाता, चलता तो बिछड़ जाता। मैं खाना भी उसी का था और महफिल भी उसकी। अगर पीता तो ईमान जाता, ना पीता तो सनम जाता। सज़ा ऐसी मिली मुझको, ज़ख्म ऐसे लगे दिल पर। छुपाता तो जिगर जाता, सुनाता तो बिखर जाता। सर इस लाइन के अंदर, शोबिस की लाइन के अंदर, हीरोइंस बड़ी खूबसूरत आई भी हैं और हैं भी। कभी कोई चांस मिला हो अफेयर का? नहीं जी, कोई ऐसी बात कोई नहीं। खाली हीरोइनें नहीं आई खूबसूरत, हीरो भी बड़े बड़े खूबसूरत आए हैं। यानी कि आप खाली हीरोइन का नहीं कहें, यहाँ हीरो भी बड़े बड़े खूबसूरत आए हैं। मैंने और अपनी इन आंखों से देखे हैं। दर्पण साहब बड़े खूबसूरत आदमी थे, संतोष कुमार साहब बड़े खूबसूरत आदमी थे, मेरा अपना मामू बड़ा खूबसूरत आदमी था अकमल खान, फिर शाहिद साहब बड़े खूबसूरत थे, मोहम्मद अली साहब बड़े खूबसूरत थे। यानी कि वो लगता था, यानी कि बहुत सारे लोगों में खड़े हुए लगते थे कि यार ये एक अलहदा से बंदे हैं। नहीं, हीरोइन के हवाले से अक्सर देखने वाले देखते हैं जी ये अंजुमन है, ये बहुत प्यारी लग रही हैं, या वैसे कोई भी फिल्म एक्टर उस हवाले से अच्छा लगना और है। हमारे दौर की नहीं, हमें तो, मुझे तो उस दौर की भी हीरोइनें बड़ी पसंद थी, और आजकल के जो दौर की चल रही हैं वो भी बड़ी पसंद है। बल्कि आजकल के दौर की ज़्यादा बेहतर लग रही हैं। और कभी कभी ये सोचते हैं कि यार हम पहले क्यों पैदा हो गए, इस दौर में होना चाहिए था। अब हम पूछेंगे ज़ैड जुल्फ़ी साहब से वो सफ़र जो इन्होंने पहली मूवी का किया जिसमें इन्होंने एडिटिंग की और इनको अवार्ड से नवाजा गया। सर कुछ इस बारे में बताइएगा कि फर्स्ट मूवी जो आपने एडिटिंग की वो कितनी मुश्किल पेश आई आपको और किस तरीके से वो सफ़र तय किया? देखिए जी, मैंने आपको बताया कि मेरी जो सबसे पहली जो फिल्म थी वो मुझे जो इंडिपेंडेंट फिल्म मिली, उसका चांस जो था वो मुझे दिया बदर मुनीर साहब ने। और उसके बाद जो मुझे उर्दू फिल्म में मैंने काम किया, क्योंकि सोसाइटी गर्ल की थी हम लोगों ने फिल्म, तो
उस वक्त के बाद फिर मुझे PNR प्रोडक्शन थी, संगीता बेगम उसकी डायरेक्टर थी, उनकी भी गालिबन वो दूसरी फिल्म थी शायद, तो उन्होंने फिल्म शुरू की मुट्ठी भर चावल। तो मुझे उस फिल्म में उन्होंने चांस दिया और ज़ाहिर है मेरे काम को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मुझे चांस दिया कि नहीं यार इसमें आया इतनी करंट है लड़के में। तो वो फिल्म मैंने की और अल्लाह ताला ने मुझे कोई मेरी ज़िंदगी का जो मुझे सबसे पहला अवार्ड जो मिला वो उसी फिल्म में मिला। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सोया हुआ था और उस वक्त अवार्ड अनाउंस जो होते थे वो उस वक्त का जो सबसे बड़ा अवार्ड था वो निगार ही था। तो मेरी वालदा ने ना मेरा माथा चूमा, मेरी आँख खोली तो कहती तुझे अवार्ड मिला था। बड़ी खुशी हुई मुझे। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त मेरी उम्र होगी कोई तकरीबन 23-24 साल के करीब होगी। तो सर जब आपको अवार्ड मिला उस मूवी में कितना सोचा होगा आपने, या उसकी मेहनत के बारे में कुछ बताएंगे आप? मेहनत तो जनाब ज़ाहिर है मेरी इब्तदाई मराहिल थे, तो मैंने तो उस वक्त भी बड़ी की और आज तक मैं जब भी फिल्म कोई करता हूँ तो यकीन करें कि मुझे जितना मुझे काम आता है ना वो मैं ज़रूर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो मैं ज़रूर करूँ, यानी कि डफराया नहीं कभी काम को। और मेरे ख़्याल में यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुझे फिर बेपनाह इज़्ज़त भी दी, बेशुमार मुझे फिर अवार्ड भी मिले और बेशुमार जैसे खिलौने नहीं होते घर में, मेरे घर में अवार्ड ऐसे हैं। सर लाइफ के अंदर किसी चीज़ की कमी महसूस होती है? लाइफ के अंदर कोई ऐसा काम जो आप करना चाह रहे हो जो आपसे हुआ ना हो, लाइफ के अंदर कोई मिसिंग हिस्सा? बस मिसिंग यही है कि वालदा की मैं कोई इतनी खिदमत नहीं कर सका, उनका जल्दी इंतकाल हो गया था। जब मैं थोड़ा सा बेहतर हुआ तो फिर वालदा नहीं थी। ये दुख तो होता है ना आदमी को। ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैं बड़ा कोई इतना कोई वो भी नहीं है कि ये कमी रह गई। बस अल्लाह ताला जिस हाल में खुश रखे हम तो उसमें खुश हैं। सर वैसे उस वक्त तो ये सारी चीज़ें अवेल नहीं थी एडिटिंग की, आजकल तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, लोग घर में बैठते हैं, तो इस काम के बारे में क्या कहेंगे? तब क्या मुश्किलात थी और आज को किस नज़र से देखते हैं आप? उस वक्त तो बेपनाह मुश्किल काम था यकीन करिए। फिल्में ऐसी बिखरी होती थी और जो देखने वाला है वो समझता था यार ये क्या बनेगा। अब तो एडिटिंग समझे बड़ी आसान हो गई है। हम लोगों को तो अगर कोई फ्रेम जो था वो फ्रीज़ करना पड़ता था तो हमें उसके लिए 3-4 दिन लग जाते थे कि वो फ्रेम हमने नेगेटिव में से मार्क करके देना है, वो फिर लैब में उन्होंने उसको फ्रीज़ करना है। तो आजकल के एडिटर तो आपको पता है भाई ये फ्रेम फ्रीज़ चाहिए, एक उन्होंने क्लिक करनी है तो उसमें फ्रीज़ हो जाना है। बिल्कुल। तो देखें ना कितनी इनकी सहूलत है। 1 मिनट में उन्होंने रिजॉल्व बना लेना है, फेड इन फेड आउट बना लेना है, वाइप बेपनाह आजकल तो आ गई हैं और चीज़ें जिसका हम लोग फ़ायदा नहीं उठा सके उस वक्त, और आज के लोग उठा रहे हैं। सर आप जैसे लेजेंड जो हैं वो सदियों में पैदा होते हैं सर, तो शोबिज़ की 2022 में दुनिया को कैसा देखते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी के 50 साल इस फील्ड को दिए, तब के अरूज को और अब के अरूज को किस तरह देखते हैं? देखें जनाब, हमने तो जो दौर देखा है ना वो आजकल के लोगों के लिए वो समझे ख्वाब है।
वो सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पर कितनी रौनक हुआ करती थी स्टूडियो। यानी कि हमें, यानी कि 24 घंटे यहाँ काम हो रहा होता, फ्लोर्स के लिए लड़ना पड़ रहा होता था हमको। सुबह 4 बजे के करीब भी हमें शिफ्ट मिली है साउंड डिपार्टमेंट की, फिल्म की मिक्सिंग करने के लिए। लेकिन अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या वह हो रहा है, और अब ना वो फिल्में बन रही हैं, क्योंकि फिल्में जो लोग बनाने वाले थे वो भी चले गए हैं, क्योंकि फिल्म अब हो गई बड़ी महंगी। फिल्म क्या महंगी हुई है, हर चीज़ ही बड़ी महंगी हो गई है। पूरी कौम ही महंगाई के चक्कर में पड़ी हुई है। तो इसी तरह जैसे अब फिल्म की महंगाई की वजह से, महंगी होने की वजह से, क्योंकि उस दौर में जो लोग फिल्में बनाते थे वो उस वक्त इतनी कॉस्टली नहीं बनती थी। बड़ी भी फिल्म को बनाई तो करोड़ रुपए की बना लिए उस वक्त, यानी कि करोड़ रुपए वाली बड़ी बड़ी फिल्म हुआ करती थी। नहीं तो 60-70 में फिल्में बन रही थी, लोग बना रहे थे। अब करोड़ों में बनानी पड़ रही है, और वो मेरे ख्याल में अब उनके हौसले नहीं हैं। सर एक और यहाँ पे क्वेश्चन लूँगा आपसे कि किसी गवर्नमेंट ने आपके इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचा हो, और किस गवर्नमेंट ने सोचा है? देखें, जो भी आया है ना, जो भी गवर्नमेंट आई, उसने फिल्म के बारे में सोचा ज़रूर है। मैं भी कुछ मीटिंग्स में गया हूँ, कहा भी कि इसे इंडस्ट्री तस्लीम कर लेंगे, लेकिन किया किसी गवर्नमेंट ने भी नहीं। पीपल्स पार्टी ने भी, नून लीग ने भी, और पीटीआई ने भी, यही ज़्यादा हुक्मरान रही हैं ना जी। कहा इन्होंने ज़रूर है, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं। कोई फंड्स वगैरह दिए हों सर? फंड वगैरह इन्होंने जो दिए हैं, जो सुनने में आता है कि जी इतने इतने फंड इन्होंने बजट में अनाउंस होते हैं, लेकिन वो यहाँ वहाँ नज़र नहीं आते। वो मेरा लोगों के मरने के बाद जो लोगों को कुछ पैसे जो डोनेट कर देते हैं ये गवर्नमेंट, वही पता लगता है कि जी अभी फलाने की ये हो गया, फलाने का ये हो गया। अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है कि जी अभी फिरदौस जमाल साहब को कैंसर हुआ, तो शहबाज शरीफ साहब ने, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए ज़रूर इन्हें यानी कि सोचना चाहिए कि खाली फिल्म एक्टर ही नहीं, फिल्म के जो टेक्निकल जो लोग हैं, जिन लोगों ने इन लोगों को बनाया है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। डायरेक्टर हो गए, कैमरामैन हो गए, एडिटर हो गए, और सारे जो शोबे हैं जिन्होंने इतने साल इस फील्ड को दिए हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं। मैं देर रात तक जागूं तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं। ये नर्म हवा के झोंके भी मौसम का रंग बदलते हैं, शाखों से बूर उड़ाते हैं, कुछ लोग बहुत याद आते हैं। यादों की गर्म हवाओं से आंखों की कलियां जलती हैं, जब आंसू दर्द जगाते हैं, कुछ लोग बहुत याद आते हैं। बेदर्द हवाएं सह सह कर सूरज के ढलते साए में जब पंछी लौट कर आते हैं, कुछ लोग बहुत याद आते हैं। जब लोग जहां के किस्सों में दम भर का मौका मिलते ही लफ्जों के तीर चलाते हैं, कुछ लोग बहुत याद आते हैं। ये इश्क मोहब्बत कुछ भी नहीं, फुर्सत की कारस्तानी है। जब लोग मुझे समझाते हैं, कुछ लोग बहुत याद आते हैं। जब काले बादल घर आएं और बारिश जोर की होती हो, दरवाजे शोर मचाते हो, कुछ लोग बहुत याद आते हैं। जब जर्द हवा का बिस्तर हो और दर्द से उसके लिपटे हों, तब नगमे से लहराते हैं, कुछ लोग बहुत याद आते हैं। तारों से बात छुपाते हैं,
कुछ लोग बहुत याद आते हैं जब हिजर के दश्त जलाते हैं। कुछ लोग बहुत याद आते हैं पलकों से खाक उड़ाते हैं। कुछ लोग बहुत याद आते हैं। अगले प्रोग्राम तक की इजाजत चाहूंगा। आपका मेजबान राना बाबर मसूद। खुदा हाफिज।